सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद एक पार्टी का नेता नगीना के सांसद चंद्रशेखर, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष लगातार यूजीसी के वो रेगुलेशन लागू हो समर्थन में लगातार बोल रहे हैं और आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया और देश के अलग अलग हिस्सों में ये इसके समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पहला सवाल चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे ये है कि सारी पार्टियों के लोग बड़ा फूंक फूंक कर इस पे कदम उठा रहे हैं, न समर्थन में कोई न विरोध में कोई, खुल के सामने नहीं आया। आप आ रहे हैं इतना जी, समर्थन में तो बहुत सारे लोग आ गए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका समर्थन करने तो बहुत सारे लोग आए। उनके समर्थन, उस फैसले का समर्थन करने का मतलब है कि वो इसके यूजीसी के गाइडलाइन के विरोध में। ये तो स्पष्ट हो गया है ना, कुछ बातें सामने से कही जाती, कोई पीछे से। मेरा कहना ये है स्पष्ट रूप से, मैंने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पे आप ये कहोगे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण सामान्य रूप से कहूंगा और मैं तर्क के साथ बात करूंगा। ये नहीं कि मैं इन वर्गों से आता हूं तो मैं इसलिए इस बात कहूंगा। मैं लॉ का छात्र, मैंने एलएलबी की। मैंने जब उसको पढ़ा, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ दिव्यांगजन, महिलाएं और आर्थिक आधार पे कमजोर वर्गों के लोगों को भी उद्देशिका में रखा है। एक बात, जाति के आधार पे भेदभाव एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ही हो सकता है, ये बात स्पष्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है कि जाति के आधार पर सामान्य जाति के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ हो तो उसके कुछ आंकड़े किसी के पास होंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान नहीं है कि अगर गलत कोई एप्लीकेशन कर देगा, गलत कोई वो करेगा, किसी कंप्लेन करेगा तो उस पर उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई का बनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के किस कानून में कोई ऐसा कानून आप मुझे बताओ जिसके साथ ये प्रावधान जुड़ा हो। मैं तो कह रहा हूं सबके साथ जोड़ दो, 302 के साथ जोड़ दो। सीबीआई जो झूठे मुकदमे करती है, ईडी जो करती है, एनआईए जो करती है, तमाम उनके कन्विक्शन रेट देख लो। 498 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट है, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने 498A पे। और जब गुजरात सरकार गई कि साहब 498 को कमजोर कर दो, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो चाहिए, तो वही हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतने कोई कानून नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। लेकिन 2012 से गाइडलाइन बनी थी, उसमें प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, 100 एप्लीकेशन है आपके पास 14 साल में जो किसी ने झूठी एप्लीकेशन की हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन बच्चों पे जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो किसी पे आरोप लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत ईमानदार से कह रहा हूं, अभी तो समता समिति बनेगी। एक सवाल यह आया कि भाई उनमें सामान्य जाति का प्रतिनिधि रखा। मैं आपसे कह रहा हूं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, यूजीसी का उन्हीं पे जो है, यूजीसी के अंडर में है वो। उनमें से 38 के जो कुलपति हैं, यानी कि जो निर्णय लेगा वो तो सामान्य जाति का ही है। 7 में एससी, एसटी, ओबीसी का। ये तो चिंता एससी, एसटी, ओबीसी को होनी चाहिए थी। कितनी कमेटियां बनी है, आज तक जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया, ये तो चिंता उनको होनी चाहिए थी। मतलब ये भी बात है कि आप ये मान ही के चल रहे हैं कि सामान्य वर्ग का जो है असल में जातिवाद के आधार पर शोषण वही करता है, ये भी है ना। इससे दूसरा मतलब ये निकल आपसे क्या उसका नहीं होता। गरीब ब्राह्मण का मजाक जाति को लेकर नहीं उड़ाया जाता, राजपूत का अगर कमजोर हो तो उसका नहीं उड़ाया जाता, अगर चोटिया रखी हो तो उसका नहीं मजाक उड़ाया जाता। जाति के आधार पर कौन सी जाति है जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाता? लेकिन वो अपनी शिकायत नहीं कर सकता किसी से, तो ओबीसी कर सकता। आपके पास 4 मामले तो होंगे जो किसी राजपूत का, किसी चोटी रखने वाले भाई का, किसी यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर। यूनिवर्सिटी वाला है ना ये, बाकी के लिए तो कानून है ना, आईपीसी, सीआरपीसी है ना भाई, जो बदल दी गई है ना, भारत दंड संहिता है ना। मैं भी वकील हूं, आप पत्रकार हैं। अगर आप तथ्यों पे आओगे तो फिर जवाब नहीं बन पाएगा। सच ये है, उसके लिए कानून है। अगर कोई किसी का खेत में, कोई किसी का किसी दफ्तर में, हम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर आप मुझे एक मामला दिखा दो जिसमें किसी का चोटी के आधार पे, जाति के आधार पे जो उसने चोटी रखी, किस बात पे उसका उत्पीड़न हुआ, उसे कहाँ मौका है? मैं देखिए बात क्या कह रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन तो होगी आपके पास जिस एप्लीकेशन का उस पर सुनवाई नहीं की गई। आप छोड़ो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं कि किसी भी जाति के, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ही लोग हैं जो इस आधार पे वो करते हैं। आपको मैं, और चलो आप बताओ, अब आप सुनना चाहते हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई। सीओ यानी कि एक गजेटेड ऑफिसर के लगभग बराबर। उस अधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है, मिलक रामपुर के वो सीओ थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ कहावत है कि पहला गोल, पहला वार सरदारों का, दूसरा चोर। जब ये बात आपके चल पे जाएगी तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा दोगे, बीप लगा दोगे इस बात पे। जब एक सीओ लेवल का अधिकारी इस तरह की जातीय टिप्पणी कर सकता है तो आप क्या मानते हो कि हमारे मन में क्यों ना सवाल खड़ा हो? जब 118% की वृद्धि हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं
समता समिति बनेगी, वो जांच करेगी। उसके बाद भी अगर लग रहा है कोई गलत कार्रवाई तो लोकपाल में जा सकते हैं, कोर्ट खुला हुआ है। लेकिन जिसका एक भी मामला नहीं आया उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। और ये गाइडलाइन मैंने थोड़े बनाई, जाओ ना सरकार सवाल पूछो, सरकार सवाल पूछो कि उन्होंने गाइडलाइन ऐसे क्यों बनाई, क्यों उनको ऐसा लगा कि ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए। ये वही वो है कि मंडल कमीशन से सवर्ण जाति का लोगों का नुकसान हो जाएगा। कहां हुआ? अगर देखो न्यायप्रिय चरित्र से कहते हैं, मंडल आया, विरोध हुआ, मंडल वर्षद कमेटी, एक मिनट सुनिए, विरोध हुआ, आंदोलन हुए, आग लगी देश में, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया किसी ने विरोध नहीं किया। आप पत्रकार हैं और मैं ईमानदार से आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप जवाब देंगे तो मैं इस बात को मानूंगा कि पत्रकारिता करने वाले साथियों का जमीर जिंदा है। भारतीय संविधान में आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आरक्षण का जो प्रावधान है क्या वो आर्थिक आधार पर है? मेरा आपसे सवाल है। नहीं है, लेकिन उसे करा गया ना? सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिटो किया। यस अभी अब देखो समय काल परिस्थितियों के साथ आरक्षण भी ऐसा नहीं था कि चलते चला जाएगा। 10-10 साल में उसकी समीक्षा की बात संविधान सभा में भी कही गई थी। तो अगर समय के साथ ये लगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसमें आर्थिक आधार भी आरक्षण का एक आधार हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। मैं ये मानता हूँ कि आधार आर्थिक नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी कानून बनाना या कानून को लागू कराना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या करना। और संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। एक बात, अब आपकी बात का जवाब, जो आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं था, तो 10 साल के लिए जो समीक्षा थी वो राजनीतिक आरक्षण की थी, वो नियुक्ति में आरक्षण की नहीं थी। कभी भी आप पढ़ लो, मेरा पढ़ा हुआ है, नियुक्ति में आरक्षण पे कभी भी 10 साल का कोई समीक्षा का प्रावधान नहीं था। कहा था जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक रहेगा, गैर बराबरी खत्म होगी हो तो आप और मैं बैठ के चर्चा कर। एक बात, एक मिनट, एक और आपका जवाब जो देना है, आपने कहा कि स्थिति ऐसी, तो आपके पास कोई आंकड़े तो होंगे, कोई तो आंकड़े होंगे ना जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, जो गरीब हैं स्वर्ण जाति के लोग उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। मैंने कहा मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिला जारी रखा। मैं यही कह रहा हूं, जैसी पैरवी हुई मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्या सरकार ने कोई तो आंकड़े जुटाए होंगे उनके जाति के जनगणना, कुछ तो आंकड़े जिसमें पता लग रहा था इनकी संख्या कम है इसलिए इनको देना चाहिए, कुछ तो आंकड़े होंगे। यूजीसी की गाइडलाइन के बाद और 2025 में जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी का, 83 का है शेड्यूल कास्ट ट्राइब का, 65 का है शेड्यूल कास्ट का। मैं पूछना चाहता हूं इसका जवाब कौन देगा? इसी हकमारी का, इस लूट का जवाब कौन देगा? कि हमारा तो वो है और सरकार ला रही है, सरकार अपने वोट थामने को लाई। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी के रेगुलेशन 2026 के 2027 के यूपी चुनाव दिमाग में रख के पहले उन्होंने, होता है ना कि देखे तालाब में कंकड़ फेंक के इसका क्या रिएक्शन होता है। जब रेगुलेशन आए उसका विरोध धीरे धीरे सोशल मीडिया पे दिखाई दिया, फिर जमीन पर सामान्य वर्ग में, फिर मीडिया में दिखाई दिया, फिर मीडिया में, फिर सड़क पे। समर्थन वाले लोगों ने तो उसका बहुत, जब वो आया तो उसका बहुत प्रशंसा की हो, बहुत स्वागत किया हो कि बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा। जब स्टे हुआ तब समर्थन वाले लोग आ गए कि नहीं ये तो सरकार की राजनीति लग रही है, उन्होंने लाया और ये किया ताकि वो अखिलेश यादव। लाया कौन? सरकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे यूजीसी कमेटी कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में यूजीसी कमेटी ने बना। एक बात, सरकार नहीं लाई। दूसरी बात, हम तब मानते सरकार इसको लाई है जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसकी उस तरह पैरवी कर रही होती जैसे उन्होंने अपने द्वारा लाए गए सारे कानूनों की पैरवी की। सोलिसिटर जनरल कह रहे होते कि नहीं साहब ये इसमें फायदे हैं, इसलिए नहीं। बीजेपी तो कहता एक प्रवक्ता इसमें अपना फायदा नहीं गिना पाया कि हम इसको क्यों ले आए हैं, वो तो चुप थे। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो चुप हो जाते थे क्योंकि वर्ग हित, समाज हित, जाति हित सामने आता है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं भाई, सबको पता है कि कौन लाया, किसके आधार पर लाया और क्यों लूप होल रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में टिक ना पाए। एक ही दिन दाखिल हुआ, अगले दिन सुनवाई होगी, स्टे हो गया, सब देश देख रहा है, कोई किससे छिपा हुआ नहीं है। सरकार का क्या रुख था ये भी सबको पता है। जो सरकार बैकलॉग पूरा नहीं कर रही है वो सरकार न्याय दिला सकती है। और अंतिम सवाल मेरा है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कहते हैं जो कोई काम अगर कोर्ट के भीतर है तो उस पर सड़क पे और इस तरह से धरना प्रदर्शन करना, इसकी क्या जरूरत है? आप कोर्ट में लड़ी, 19 माह से डेट लगी, लेकिन ये जो आप लगा रहे हैं, क्या मैं ये कोई ऑब्जेक्शनल काम कर रहा हूँ? ऐसा संवैधानिक है क्या अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 27 की ये भी एक मुद्दा है क्या? हाँ, 27 का मुद्दा है, कमजोर वर्ग सारे एकजुट हो जाए, सत्ता ले लें, मुद्दा है मेरे लिए। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था तो फिर दूसरे लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आंदोलन? में कोर्ट पे भरोसा नहीं था। कोर्ट में तो रिप्रेजेंटेशन आपका ज्यादा है, उनको भरोसा नहीं था क्या? वो क्यों कर रहे थे आंदोलन? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? हम तो अपने संवैधानिक अधिकारों प्रयोग कर रहे हैं। जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे
गलत काम कर रहे थे, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। ये आजादी किसने दी? संविधान ने। हम तो संविधान के खिलाफ एक इंच भी नहीं जा रहे भाई। और हमने, हमारी सिर्फ यही मांग नहीं, हमने तो बैकलॉग की भी हमारी मांग है ना, हमारे किसानों के एमएसपी की मांग है। मैं आपसे ही कह रहा हूं, जो लोग हमारे अधिकार नहीं देना चाहते वो तो सही है, और जो अपने लोगों के अधिकार के लड़ रहे हैं उन पे 100 सवाल है। मैंने अगर कोई गलत काम किया हो, मैंने कोई वो किया, पुलिस की जांच करके उस पर कार्रवाई हो। पार्लियामेंट इतने दिन से चल रही है, एक किताब को लेकर नरवणे जी के, लोकसभा को लेकर यूजीसी का मसला नहीं, विपक्ष से न सत्ता पक्ष से कहीं कोई संसद में चर्चा नहीं हुई, और न जनता के किसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। आप लोग वहां मिलते हैं, ये सोचते नहीं है कि जनता बाहर के नहीं, हमने तो सब देख रहे हैं। यहाँ भी कहा कि नहीं चल पा रहा है, हमें दुख है, हमें तकलीफ है कि नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं जनता के टैक्स के पैसा। हमें तो तकलीफ है कि चले, हम तो दोनों पक्षों से काम ने लगातार मीडिया पे कहा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी बाइट। मैंने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों को चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं सत्ता नहीं चाहेगी तो नहीं चलेगा, और विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, और फिर बैठ के अंदर सेटलमेंट कर लेते हैं। हमारा क्या है, हम नहीं जानते कि सब चीजों कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, हम नहीं जानते क्या? हमें तो अपनी एक एक बात कहने के लिए लड़ना पड़ता है। इन 12 दिनों में कुछ प्रयास हुए, कब्जा, हमें कौन सा मौका मिला बोलने का? हमें तो आज मिला, उसमें भी सभापति जी ने कहा कि टाइम खत्म हो गया, हम अपनी बात भी नहीं रख पाए। बजट साल में एक बार आता है, हम उनसे रिक्वेस्ट ही करते रह गए। चलिए, हमारे यहाँ आपने पूरी बात रख ली और समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।